हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे साउंड यानी कि ध्वनि। और ध्वनि में हमने बेसिकली इसके सारे बातें कर ली थी, सारी चीजें हमने रिकॉल कर ली थी। तो अब बात करेंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की कि क्वेश्चन आंसर्स में इसमें क्या क्या हमने यहाँ पर देखना है। तो पहला क्वेश्चन जैसा हमें कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि हमें क्या है, यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें चार ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, जो ध्वनि है वो चल सकती है, किन में चल सकती है? गैसेज ओनली, सिर्फ और सिर्फ गैस में चल सकती है। सॉलिड्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ ठोस पदार्थों में चल सकती है। लिक्विड्स ओनली, तरल, सिर्फ और सिर्फ तरल पदार्थों में चल सकती है। या सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज तीनों में चल सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो साउंड होता है ना, इसको मीडियम की नीड होती है, इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। इसको चाहिए होता माध्यम, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, तभी ये चल पाएगा या एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे तो साउंड को ना कोई सा भी मीडियम मिले, चाहे वो सॉलिड मिले, लिक्विड मिले, गैस मिले, साउंड इसमें ट्रेवल कर लेता है। तो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ध्वनि जो है वो ठोस, तरल और गैस तीनों पदार्थों में प्रवाह कर सकती है। ठीक है, याद रखिएगा एक छोटा सा बात, ये वैक्यूम में नहीं चल सकती। वैक्यूम यानी कि निर्वात, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती। ठीक है, निर्वात में ध्वनि क्या नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होती है, बात ध्यान रखना। ठीक है, निर्वात में नहीं चलती। तो निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, बाकी जो है माध्यम में चलती है, यानी कि इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। केवल निर्वात में ध्वनि नहीं चलती। साउंड डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इनमें से किसकी आवाज या किसकी वॉइस ऐसी होगी, ध्वनि ऐसी होगी कि उसकी आवृत्ति सबसे कम होगी। देखिए अगर फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, यानी कि न्यूनतम आवृत्ति, आवृत्ति सबसे कम है, जैसे कि अगर हम कहें, तो अगर आवृत्ति घटती है या आवृत्ति कम होती है तो याद रखना पिच भी कम होती है, यानी कि तारत्व भी कम होता है। और तारत्व अगर कम होगा तो आवाज थोड़ी सी क्या होगी, कम श्रिल होगी, है ना। तो श्रिलनेस कम होगी यानी कि आवाज मोटी होगी। तो यहाँ पे मैन विल बी द राइट आंसर। सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूँ सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, मैन की होती है, इसलिए इसकी पिच भी कम होती है, तारत्व भी कम होती है इसकी आवाज की। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन फटाफट नोट करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमें कि इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स। यानी कि हमें टी लगानी है ट्रू के लिए, एफ लगानी है फॉल्स के लिए। ठीक है, यानी कि सत्य और असत्य कथन हमें यहाँ पर चूज करना है। तो पहला कह रहा है साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। बिल्कुल सही बात है, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, यानी कि साउंड को मीडियम तो चाहिए ही चाहिए। सेकंड कह रहे थे नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितने दोलन एक सेकंड में कोई कंपन कर रहा है, दोलन की संख्या एक सेकंड में कोई वस्तु करे, उसको हम क्या कहेंगे, उसका समय काल। तो दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है, ना कि समय। ठीक है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ना कि टाइम पीरियड कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फीबल। यदि एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि एम्पलीट्यूड जो वाइब्रेशन का बहुत ज्यादा हो, ठीक है, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम यदि बहुत ज्यादा हो, तो साउंड कैसा हो जाएगा। तो अगर आयाम बहुत ज्यादा होता है, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है वाइब्रेशन का, तो साउंड फीबल होती है क्या? तो यस, यहाँ पे बात ध्यान में रखिएगा कि अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो साउंड इंटेंस होगी या लाउडर होगी। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि अगर आयाम बढ़ता है कंपन का तो ध्वनि की जो आप कह सकते हो तीव्रता होती है या प्रबलता होती है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट कह रहा है फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो कह रहा है मानव कान के लिए या ह्यूमन ईयर्स के लिए जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। तो बिल्कुल एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू बात है, सत्य बात है कि अगर मानव की हम बात करेंगे तो ह्यूमन ईयर्स की जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे हम नहीं सुन पाएंगे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर भी हम नहीं सुन पाते, या हम ये आवाजें या ध्वनिया भी नहीं सुन पाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेशन की
वो जितनी ज्यादा कम होगी यानी कि उतनी ज्यादा पिच ज्यादा होगी, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फ्रीक्वेंसी अगर लोअर है तो पिच भी लोअर होगी, फ्रीक्वेंसी अगर हाइयर है तो पिच भी हाइयर होगी। यानी कि आवृत्ति अगर मैं कह सकता हूं कम है तो तारत्व भी कम होगा, और आवृत्ति अगर ज्यादा है तो तारत्व भी ज्यादा होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी। नेक्स्ट कह रहा है अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक, यानी कि ऐसी ध्वनि जो अनचाही है, जो हमारे कानों के लिए मधुर नहीं है, जो अच्छी नहीं है, उसको क्या हम म्यूजिक कहते हैं। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। अनप्लीजेंट म्यूजिक जो हमारे कानों में चुभता है या जो हमारे लिए सही नहीं है, उसको हम कहते हैं नॉइज, ना कि म्यूजिक। तो इसका आंसर नॉइज होना चाहिए था, शोर। और नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो बिल्कुल सही बात है। अगर नॉइज पोल्यूशन ज्यादा हो गया यानी कि ध्वनि प्रदूषण वातावरण में ज्यादा होता है, तो हम लोग आंशिक रूप से कम सुनेंगे या हमें सुनने में प्रॉब्लम होगी। तो यस, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है परमानेंट यहाँ पर इम्पेयर्ड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉइज पोल्यूशन सराउंडिंग में ज्यादा है तो कैन कॉज, ये क्या कर सकता है, किसी किसी को भी ये क्या कर सकता है, परमानेंट इम्पेयरमेंट, हियरिंग लॉस कर सकता है, या फिर मैं कह सकता हूँ पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट कर सकता है। सो ये है हमारे ट्रू एंड फॉल्स। चलिए फटाफट नोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर होता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, यानी कि हमें क्या करना है, उपयुक्त शब्दों का उपयोग करके इन रिक्त स्थानों को भरना है, इन फिल इन द ब्लैंक्स को करना है। क्वेश्चन कह रहा है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन जब पूरी होती है, यानी कि जब एक बार पूरा ऑसिलेट कोई बॉडी करती है, तो उस टाइम टेप को क्या कहते हैं। तो एक ऑसिलेशन को पूरा करने का जो समय होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। तो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, समय कहते हैं, आवर्त समय कह लीजिए, आवर्त काल कह लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन, जो लाउडनेस है, ध्वनि की प्रबलता है, वो किससे पता लगती है। तो लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड से पता लगती है, एम्पलीट्यूड से, ठीक है। लाउडनेस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से हमें पता लगती है, ये बात ध्यान में रखिए ना। तो लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, तो लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड से, यानी कि किसी वाइब्रेशन की जो हम कह सकते हैं आयाम है, उस आयाम से पता लगती है, ठीक है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि आवृत्ति की इकाई क्या है, तो आवृत्ति जो है वो हर्ट्ज में नापी जाती है, तो हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, जो अनचाही ध्वनि है जो वातावरण में आ चुकी है, हम इसको क्या कहते हैं, तो अनवांटेड साउंड को हम नॉइज कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉइज, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अनवांटेड साउंड को नॉइज, यानी कि शोर बोल सकते हो आप। श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, अगर किसी की आवाज मोटी है या पतली है, श्रिल है, तो ये किससे पता लगती है, तो श्रिलनेस जो होता है वो पिच, या मैं कह सकता हूँ वो फ्रीक्वेंसी से पता लगता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से हमें पता लगेगा, यानी कि कंपन की आवृत्ति से हम तारत्व पहचानते हैं या तारत्व की गणना करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी। सो ये हमारे पास यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको पता होना चाहिए। तो पहला कह रहा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, जो टाइम लगता है पूरे को पूरे एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। जो लाउडनेस होती है वो हमेशा किससे डिटरमाइन होती है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड का उतना ज्यादा लाउड साउंड आप सुनोगे, यानी कि जितना ज्यादा आयाम होगा उतना ऊंची आवाज, प्रबल आवाज आप सुनोगे, ध्वनि आप सुनोगे। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की जो इकाई होती है वो हर्ट्ज होती है। अनवांटेड साउंड, यानी कि अनचाही ध्वनि हमारे सराउंडिंग में जो है उसको हम क्या कहेंगे, उसको नॉइज कहते हैं, नॉइज पोल्यूशन इसी से होता है। एंड जो श्रिलनेस है, यानी कि जो वॉइस है या किसी चीज का साउंड है वो कम या ज्यादा या श्रिल होना पतला होना, वो किससे कहलाता है, फ्रीक्वेंसी से आता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या बताती है, श्रिलनेस बताती है। चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, अ पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम इन 4 सेकंड, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक पेंडुलम 40 बार यानी कि 40 टाइम 4 सेकंड में ऑसिलेट करता है, 40 बार 4 सेकंड में, यानी कि 4 सेकंड में 40 बार ये ऑसिलेट कर रहा है। हमें निकालना है इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक बार कितने सेकंड में। तो एक टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वन टाइम होगा 4/40, इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 1/10, यानी कि 0.1 सेकेंड। तो एक टाइम
हमारा आ गया। तो एक बार ऑसिलेट होने में ये लगाता है 0.1 सेकेंड, तो हमारा टाइम पीरियड आ गया कितना, 0.1 सेकेंड, ये हमारा टाइम आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी होता है एक सेकेंड में कितनी बार, तो 40 टाइम। अगर 4 सेकंड में ये वाइब्रेट करता है तो एक सेकंड में ये करता होगा 40/4 बोले तो 10 टाइम, यानी कि 10 हमारी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10 हर्ट्ज। तो 10 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी है एंड टाइम पीरियड कितना आ गया, 0.1 सेकेंड। इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक तरीका और था, टाइम आपने निकाल दिया ना 0.1 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/टाइम होती है, यानी कि 1/0.1, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 10 हर्ट्ज। तो 10 हर्ट्ज हमारे यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ऐसे भी आ जाएगी अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें। चलिए नोट करेंगे फटाफट, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द साउंड ऑफ अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन। तो ये कह रहा है द साउंड ऑफ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी कि 500 वाइब्रेशन कर रहा है वो, 500 वाइब्रेशन कर रहा है एक सेकंड में। ठीक है, वो कह रहा है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, टाइम क्या होगा। तो 500 वाइब्रेशन अगर एक सेकंड में, तो एक वाइब्रेशन कितनी देर में, 1/500। अब एक को डिवाइड कर दो 500 से, तो एक डिवाइड करेंगे 500 से तो पॉइंट लगाएंगे 0, फिर एक और पॉइंट लगा के 0 बढ़ जाएगा, फिर 0 लगा के एक 0 और बढ़ जाएगा, और 5 दूनी 10, यानी कि 500 दूनी 1000, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा टाइम आ जाएगा यहाँ पे 0.002 सेकेंड। ये हमारा टाइम पीरियड है, ये हमारे पास इसकी टाइम पीरियड है। अच्छा, वाइब्रेशन की बात करेंगे तो एक सेकंड में 500 वाइब्रेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी तो हमें पता लग गई यहाँ पर कितनी है। तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा हमारे पास 0.002 सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी तो 500 ही होगी, 500 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। इनमें से आपको वो पार्ट बताना है जो पार्ट वाइब्रेट करता है ध्वनि में, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि कौन सा पार्ट यहाँ पर वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, जिससे ध्वनि उत्पन्न होगी। तो देखो इस चीज में अगर हमें यहाँ पे देखना है तो बहुत ही आसान है हमारे पास। अगर हम इस पार्ट को देखना चाहें, हमारे पास क्या मिल गया यहाँ पे, देखो ढोलक की अगर हम बात करें तो ढोलक में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, यानी कि मेम्ब्रेन यहाँ पर वाइब्रेट करती है ना, मेम्ब्रेन। तो ढोलक में मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है। सितार में होती है हमारे पास स्ट्रिंग्स, ठीक है, सितार में स्ट्रिंग्स होती है यानी कि तार होती है। और जो फ्लूट होता है इसमें होता है एयर कॉलम, फ्लूट में होता है एयर कॉलम, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ढोलक में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बीट करते हैं वो बजता है, स्ट्रिंग में तार होती हैं जिनको हम खींचेंगे तो वो वाइब्रेट करेंगी, एंड फ्लूट में होता है एयर कॉलम, यानी कि हमारे पास होता है वायु का पूरा कॉलम, जिसमें क्या होता है कि जिसको हम हल्का सा भी मतलब जिसपे फूंक मारेंगे और जिसको हम दबाते हैं ना वो, तो एयर कॉलम क्या करता है, जिससे आवाजें आती है भिन्न भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। नॉइज और म्यूजिक के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो देखो जो नॉइज होती है ये एक अनप्लीजेंट साउंड होती है, यानी कि ये एक ऐसी ध्वनि होती है जो कानों को आपके कंफर्टेबल फील नहीं करा रही है, डिस्कम्फर्ट फील करा रही है। जबकि म्यूजिक आपको इंजॉयबल फील कराएगी। म्यूजिक आपको क्या करेगी, प्लीजेंट होगी आपके कानों में, थोड़ा आपके कानों में चुभेगी नहीं, हेडेक प्रोड्यूस नहीं करेगी। सो कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स, तो यस, कई कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत तेज जब म्यूजिक सुनते हैं तो होता है वो किसी के लिए जो म्यूजिक हो वो किसी के लिए नॉइज हो सकता है, किसी को अगर वो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में तो दूसरे को वो हेडेक क्रिएट कर सकता है, यानी कि म्यूजिक कैन बिकम नॉइज समटाइम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है लिस्ट सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन अवर सराउंडिंग। आपके आसपास नॉइज पोल्यूशन के कौन कौन से, ये आपके वातावरण में आपके आसपास ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, जिनसे ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। तो जैसे आप कह सकते हो आप कह सकते हो मिक्सर मशीन है ना, दूसरा मिक्सर होता है वो कह लीजिए। दूसरा क्या कह सकते हो, दूसरा आप कह सकते हो फैक्ट्रीज, है ना, फैक्ट्रीज, है ना। तो फैक्ट्रीज जो होती हैं, फैक्ट्री आपके आसपास क्या करेंगी, फैक्ट्री से जो यहाँ पर इक्विपमेंट होते हैं बहुत तेज आवाज करते हैं, इनसे आवाजें फैलती है। आप कह सकते हो एसी, एयर कंडीशनर्स, है ना, एयर कंडीशनर, कूलर,
तो कूलर्स हम यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप कह सकते हो कंक्रीट मिक्सचर मशीन हो सकती है, या फिर हम कोई कह सकते हैं शार्प एजेस नाइफ हो सकती है, जो बेसिकली मशीन उससे चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से यूज हो रही है। तो वो भी क्या करती है, ब्लेड्स बहुत तेज आवाज करती है और उनसे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन फैलता है। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे आने वाले और प्रश्नों पर। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।